बहुत जल्द आने वाला है यूनियन बजट 2024 और इस टाइम पे आप सबका फोकस इस चीज पर है कि यूनियन बजट में क्या आएगा, कौन से सेक्टर्स पे यूनियन बजट में फोकस होगा और उसकी वजह से कौन से स्टॉक्स है जो बेनिफिट हो सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको मिल सके बहुत अच्छे रिटर्न्स। एंड डेफिनेटली इस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे मार्केट सबसे ज्यादा वोलेटाइल भी होता है और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में भी हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से आने वाले टाइम में अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर वेल्थ क्रिएशन, जो कि स्टॉक्स के नाम मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। उसके पहले हम कुछ एनालिसिस करेंगे जिसके बेसिस पे हम अपने फाइनल कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनियन बजट हर साल आता क्यों है। यूनियन बजट हर साल आता है 7 चीजों को एड्रेस करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इनकम में जो डिस्पैरिटी है, मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं कंट्री में, कुछ होते हैं जिनकी बहुत कम इनकम होती है, तो वो डिस्पैरिटी को दूर करना। उसके अलावा जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका प्रॉपर रीअलोकेशन करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आना, ग्रोथ इकोनॉमी की फोकस करना, ऑफ कोर्स इकोनॉमी की ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, मैनेजमेंट करना पब्लिक एंटरप्राइजेस का, एंड जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको भी कंट्रोल करना। अब आप बोलोगे कि बजट में बहुत सारी चीजें अनाउंस की जाती है बट लेकिन उसमें से इंप्लीमेंट बहुत कम होती है और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी उतने ज्यादा नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, देखिए जब जो नेशन है हमारा वो प्रोग्रेस करता जाता है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती जाती है और इसीलिए बजट का फोकस भी चेंज होता जाता है। तो ये प्रोग्रेस जो हो रही है, ये चेंज हो रहा है, उसका मतलब डेफिनेटली है कि जो पुरानी चीजें हैं वो एड्रेस हुई है। एग्जैक्टली राइट। नाउ सारी चीजें क्यों एड्रेस नहीं होती जो बोली जाती है बजट में, वो सारी चीजें क्यों नहीं इंप्लीमेंट होती, तो एक छोटा सा चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। देखिए जब यूनियन बजट में कोई भी अनाउंसमेंट की जाती है उसके बाद में ये जनरल डिस्कशन होता है लोकसभा में, उसके बाद में हाउस एडजर्न रहता है कुछ टाइम के लिए, इसमें डिटेल्ड डिस्कशन चलता है, इस पे थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद में और डिटेल्ड डिस्कशन होता है, वोटिंग करवाई जाती है, उसके बाद जो ग्रांट्स है उसके लिए डिमांड निकाली जाती है और उसके बाद जब ग्रांट्स आ जाती है फिर फाइनली बिल पास होता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास होती है, फाइनेंस बिल पास होती है। और जब ये फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पास होते हैं उसके बाद में टैक्सेस जो गवर्नमेंट लेवी करती है उससे उनके पास इनकम आती है और फिर ये जो कॉन्फिडेंशियल फंड ऑफ इंडिया क्रिएट होता है उसमें से फिर फाइनली अप्रूवल आता है जब ये फंड में से फंड एलोकेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या जो जो भी ऑब्जेक्टिव्स लिए गए हैं उसके लिए। सो दिस इज अ प्रोसेस विच टेक्स अ टाइम और इसमें कई सारी चीजें डिसअलाउ भी हो जाती है जिसकी वजह से उस वो अनाउंस की जाती है बट उस पे काम नहीं हो पाता। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे नेशन प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे जो बजट है उसका फोकस चेंज होता जाता है। तो इस बार का बजट किस चीज पर फोकस करेगा ये हम एनालाइज करने के लिए एक बार जो इनिशियल ईयर्स इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं उनका बजट किन चीजों पे फोकस करता था वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला बजट हमारा आया था दैट वाज इन 1948-1949 का जो बजट था, डेफिनेटली उसमें एक पहला फोकस तो ये था कि किस तरीके से बजट पास किया जाए, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। उसके अलावा जो द की हाईलाइट था इस बजट का वो ये था फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, डिफेंस सर्विसेज के लिए और सिविल एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि पार्टीशन के बाद में देयर वाज अ लॉट ऑफ केओस इन द कंट्री राइट। उसके बाद जो सेकंड बजट हमारा आया 1949-50 वाला, उसमें जो की हाईलाइट था इस बजट का था वो था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। क्योंकि सोसाइटी में हो क्या रहा था कि कहीं पे कुछ सोसाइटी के सेगमेंट में बहुत ज्यादा परचेसिंग पावर आ गई थी और कहीं पे बहुत ज्यादा गरीबी हो गई थी क्योंकि फ्लड आया था बिहार में, वहां पे बहुत सारी चीजें हुई थी, पार्टीशन से तो इतनी जल्दी उभर पाए ही नहीं थे लोग। तो दिस वाज द फोकस। उसके बाद जो नेक्स्ट बजट आया सब्सिक्वेंट 1950-51 में, उसमें हाईलाइट वाज अराउंड द पब्लिक सेक्टर एंड द फाइनेंसेस, इसलिए टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, पब्लिक सेविंग्स, इन सबको ध्यान में रख के बिल्स लेके आए गए। उसके अलावा प्रायोरिटी वाज एग्रीकल्चर सेक्टर ताकि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ सके। डिफेंस एंड सिविल एक्सपेंडिचर तो ऑफ कोर्स था ही। उसके बाद 51-52 में नॉर्मली जो हमारे इंडिजिनस गुड्स है, जूट और कॉटन, इन सब की डिमांड बढ़ने लगी तो इंपोर्ट को थोड़ा लिबरलाइज किया गया ताकि रिक्वायरमेंट को फर्निश करने के लिए इंपोर्ट हो सके। उसके बाद 52-53 में जो ग्रेन प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गया जिसकी वजह से हमारा जो खुद का कंजम्पशन था उतना ग्रेन हम प्रोड्यूस करने लगे, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, बट वो बैलेंस बिगड़ा हुआ था क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट गिर गए थे, तो उस पर काम हुआ। उसके बाद में 55-57 वाला जो बजट था दैट वाज अ रिवोल्यूशनरी, क्योंकि इसमें एकदम से फोकस एग्रीकल्चर से ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे किया गया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने ऑल टाइम हाई 8% का ग्रोथ दिखाया था। सो देन द फोकस चेंज, एंड क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा था तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कई सारी बिल्स पास की गई, उस पर फोकस बढ़ाया गया। एंड लाइक दिस स्टोरी कंटिन्यू, जब जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट आती गई उस चीज पे फोकस करते हुए हमारे बजट आता गया। तो अब ये समझते हैं कि हमारा आज का इंडिया
कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारी सोसाइटी कहाँ स्टैंड कर रही है, और उससे हमें ये पता पड़ेगा कि ये जो बजट है वो किस चीज पर फोकस करेगा। एंड फाइनली वी विल गेट टू नो द सेक्टर्स एंड देन एट द एंड आई विल टेल यू द स्टॉक्स। तो ये सब मैं आपको बताऊं उसके पहले, अगर आप हमारी पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड हेल्प चाहते हैं अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, आपको अपना फोन उठाना है, हमें व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है 9821611667 पे, या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं investopedia0@gmail.com पे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, या फिर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि अभी जो इंडियन मार्केट है उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, और इसकी वजह से सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का, फॉरेन मार्केट जितने भी, कंपनीज जितनी भी, उनका फेवरेट मार्केट है इंडिया। करेक्ट, ये सब कुछ आपने सुना होगा। जो इन्फ्लेशन यूरोप में है उसका भी इफेक्ट इंडिया में नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी। बट इसको अगर हम और थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करें और समझे, तो इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4% की पर कैपिटा इनकम है $10,000। नाउ दिस 4% इज नियरली अराउंड 60 मिलियन कस्टमर्स, राइट। तो ये 60 मिलियन कंज्यूमर्स है। इस डेटा को अगर हम और थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे, इनकम टैक्स फाइलिंग्स के बेसिस पे, तो हमें ये पता पड़ता है कि जो ये कोहॉर्ट है, ये जो एफ्लुएंट इंडिया कोहॉर्ट है, इसका 2019 से लेके 23 तक जो ग्रोथ हुआ है वो CAGR 12% पे हुआ है, वेयरिंग जो इंडिया का बाकी पॉपुलेशन है दैट इज ग्रोन एट द CAGR ऑफ ओनली 1%। तो ये जो 12% का डबल डिजिट CAGR से ग्रोथ हो रहा है एफ्लुएंट इंडिया, इसको अगर हम पिक्चर में ले और इसी ट्रेजेक्टरी को ये कंटिन्यू करते रहे, तो 2027 तक हमारे जो ये एफ्लुएंट कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है डोमेस्टिक इंडिया के, ये पहुंच जाएंगे अप्रोक्सीमेटली टू 100 मिलियन, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ ग्राफ से भी देख लेते हैं। सो आपकी स्क्रीन पर है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ्स। सबसे पहला ग्राफ आपको ये दिखा रहा है कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो कैसे पिरामिड में डिवाइड की हुई है, और सबसे ऊपर सबसे छोटू उसमें 4.1% हमारे $10,000 जो सबसे ज्यादा एफ्लुएंट इंडियंस है। जो CAGR अगर आप देखें कि वर्किंग पॉपुलेशन एज वाइज हम देख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड स्पेंड, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इनकम टैक्स फाइलिंग, इन सारी चीजों को जब आप देख रहे हो, डीमैट अकाउंट वगैरह, सो इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट CAGR। और आप देखिए 19 से 23 तक का CAGR आ रहा है 12%। नाउ द थर्ड चार्ट विच इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, कि अगर यही ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू हुई तो बाय 2027 वी वुड अचीव द मार्क ऑफ 100 मिलियन कंज्यूमर दैट इज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया। यानी कि कंजम्पशन स्टोरी जो अभी इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब डेफिनेटली ये जो कंजम्पशन स्टोरी है इसकी वजह से बहुत सारी बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ पे काम करने आ रही है, क्योंकि उनको यहाँ पे कस्टमर दिख रहा है, राइट, और बहुत ज्यादा बाहर का पैसा भी आ रहा है इंडिया में। तो ऑलरेडी हमारे जो एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है ऑलरेडी, अच्छी जॉब्स है, एजुकेटेड है, हमारा यंग वर्किंग पॉपुलेशन है, और ये सारी बाहर की कंपनीज आके और अपॉर्चुनिटी बढ़ा रही है और ज्यादा पैसा इंडिया में आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी एसेट क्लासेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखो कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, मार्केट कैप 80% तक बढ़ गया है पिछले 3 साल में। अगर हम गोल्ड देखें तो गोल्ड 2020 से 23 तक गोल्ड के प्राइसेस 65% बढ़े, और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो 2019 से लेकर 23 तक ऑलमोस्ट 30% बढ़ गए, जबकि अगर 2015 से लेकर 2019 तक का डेटा देखूं तो सिर्फ 13% से बढ़ा था। अगर हम इक्विटी और गोल्ड दोनों को देखें तो दोनों का मिला के जो $1.8 ट्रिलियन का मार्क था वो बढ़ के पहुंच चुका है $2.7 ट्रिलियन पे। These numbers speaks a lot about the potential, यानी कि ये देखिए अभी इतनी अच्छी ग्रोथ आ गई है, और जो मैंने आपको बताया 2027 तक 100 मिलियन कंज्यूमर्स पे पहुंच जाएगा, तो ये सारी जो ग्रोथ है ये भी और बढ़ेगी। जो एसेट क्लासेस के रेट्स है ये और बढ़ेंगे। समझ रहे हो आप क्या हो रहा है? अब देखिए कुछ चार्ट्स है आपकी स्क्रीन पे जिससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन पर है पहला चार्ट जो ये दिखा रहा है कि कैसे इक्विटी और गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं सिंस 2019 से लेके 2023 तक, एंड हाउ इट हैज क्रिएटेड द वेल्थ। उसके बाद में अब सबसे इंटरेस्टिंग एक चीज है कि जो ये एफ्लुएंट इंडिया का जो स्पेंडिंग पावर है ये बढ़ रहा है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, अगर आप सेम सेगमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया FMCG सेक्टर, तो उसमें जो सस्ते प्रोडक्ट्स लेके आती है कंपनी, उस वाली कंपनी की अगर आप स्टॉक प्राइसेस देखोगे तो वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे, जबकि जो प्रीमियम रेंज को कैटर कर रहे हैं
उनके प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है और उन्हीं की डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1%, बट द एफ्लुएंट वंस आर ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 12%। तो देयर लाइज द डिफरेंस। ये अगेन मैं आपको एक चार्ट के थ्रू भी समझा रही हूँ, विच प्रोबेबली विल मेक इट फर्दर क्लियर। ये जो ऊपर डार्क ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हो, ये है एफ्लुएंट जो प्रीमियम कैटेगरी प्रोडक्ट्स की जो स्टॉक्स है उन कंपनीज का, और जो लाइट ब्लू वाला है जो नीचे जा रहा है, दैट इज ऑफ द मीडियम रेंज या फिर लोअर रेंज प्रोडक्ट्स। दिस एफ्लुएंट इंडिया का जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट सिलेक्शन है और किस तरीके से उनका 100 मिलियन मार्क के नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देखिए। इफ यू सी द क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स, टोटल इनकम टैक्स फाइलिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, होम लोन्स, पैसेंजर व्हीकल, फॉरेन ट्रिप, जोमेटो, स्विगी, नायका, इनकम टैक्स फाइलिंग्स, बाइंग ज्वेलरी फ्रॉम तनिष्क। तो ये आप देखिए 85 मिलियन से हम ऊपर 8 मिलियन तक पहुंच गए। सो दिस टेबल स्पीक्स अ लॉट कि ये सारी जो चीजें हैं, ये दिस इज नॉट फॉर सर्वाइवल, दिस इज फॉर लग्जरी। तो लग्जरी सेगमेंट इज ग्रोइंग बिग टाइम इन इंडिया, राइट नाउ। अगर हम इसको फर्दर और एनालाइज करें तो ये जो कहाँ दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कैसे पता पड़ रहा है हमें? तो अब देखिए, अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो जो हाउस होल्ड है, जो वाइफ्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो पैसा सेव करती थी, ये जो हाउस होल्ड पैसा है ये स्टॉक मार्केट में आने लगा है पिछले 5 साल से, और ये जो ग्रोथ है ये बहुत ट्रेमेंडस है। नाउ अगर हम देखें कि इंडिया का जो मार्केट कैप है 2019 से अब तक प्रॉपर डबल हो गया है, उसको भी मैंने आपको चार्ट में दिखाया कैसे बिलियंस में वो बढ़ रहा है। एंड अगर हम इक्विटी होल्डिंग की वैल्यू देखें इंडिविजुअल्स के पास, दिसंबर 19 से हम कंपेयर करें सितंबर 23 तक, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। अब ये जो डबल हो गई है इसके 2 रीजन है। एक तो जो इक्विटी वो होल्ड कर रहे थे उसके वैल्यूएशंस भी बढ़ गए हैं, प्लस उनका फर्दर इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत बढ़ गया है। डीमेट अकाउंट ओपनिंग हमने सुना इतनी ज्यादा बढ़ गई है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। नाउ ऑल दीज थिंग्स, ये सब क्या सजेस्ट कर रही है कि डेफिनेटली एफ्लुएंट इंडिया, लग्जरी सेगमेंट इज ग्रोइंग, एफ्लुएंट इंडिया इज ग्रोइंग, और इंडिया के पास में पैसा आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया का यूथ काम कर रहा है, पैसे खर्च भी कर रहा है, एंड अपॉर्चुनिटीज भी उसको मिल रही है। स्टार्टअप लेके आ रहे हैं लोग, स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। सो एंटरप्रेन्योरशिप प्लस जॉब, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। नाउ इससे हम क्या कंक्लूड करें कि बजट का फोकस कहाँ होगा? सो देखिए, एक बजट का डेफिनेटली फोकस होगा एक जो डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इंडिया का, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर डेफिनेटली फोकस होने वाला है, हाउसिंग, टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन जो ये हमने एफ्लुएंट वाला देखा उसकी वजह से कहाँ पे बजट का फोकस होने वाला है? तो जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज है, प्रीमियम हेल्थ केयर सर्विसेज। नाउ दिस प्रीमियम हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से अगर हम स्टॉक्स देखें कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ केयर सेक्टर को लेके बजट में नॉर्म्स आ सकते हैं, और उसकी वजह से हमें जहाँ पे बेनिफिट होगा वो होगा प्रीमियम हेल्थ केयर स्टॉक्स में, लाइक अपोलो, नारायणा, ग्लोबल हेल्थ, मेदांता का जो स्टॉक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट है, लाइक उसके हम स्टॉक्स देख सकते हैं, आइशर मोटर्स, उसको बेनिफिट हो सकता है। इंश्योरेंस में जो ये प्रीमियम सेगमेंट है, दे लाइक टू बी इंश्योर्ड इन ऑल द एस्पेक्ट्स, तो इंश्योरेंस को लेके काफी सारा नॉर्म्स आ सकता है बजट में, और इंश्योरेंस के जो स्टॉक्स है उसमें बेनिफिट हो सकता है, लाइक ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, SBI लाइफ। उसके बाद अगर हम देखें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस है इंडिया को, क्योंकि पैसे बाहर का पैसा आ रहा है, बाहर के लिए अट्रैक्शन है इंडिया, और डोमेस्टिक पावर तो है ही हमारे पास, तो सबसे ज्यादा जो ग्रो कर रहा है सेगमेंट ट्रैवल टूरिज्म। तो ट्रैवल टूरिज्म में अगेन देयर आर लॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज में, ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप तरह की कंपनीज भी ग्रो कर सकती है, इसमें फिनिक्स जैसी कंपनी, IHSL जैसी कंपनी, सफायर जैसी कंपनी, ये सब भी ग्रो कर सकती है। इसमें जो एयरलाइंस और रेलवे वाले कंपनीज है वो ग्रो कर सकती है। इसके बाद में हम देखें कि जो ये एफ्लुएंट कस्टमर्स है, जो ये मेट्रो में रहने वाला हमारा यूथ है, बाहर का खाना बहुत खाते हैं, ऑर्डर बहुत करते हैं, तो इसलिए जोमेटो, दिव्यानी, इस तरह के जो स्टॉक्स है ये बेनिफिट हो सकते हैं इसकी वजह से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि ये लोग म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा लगाते हैं, डीमेट अकाउंट बहुत ओपन हो रहे हैं, तो इसलिए CDSL, NSDL जैसी कंपनीज, कैम्स जैसी कंपनीज, रेटिंग एजेंसीज लाइक इकरा, केयर, इन सब के भी बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको क्या लगता है कहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस होगा अभी बजट में, और कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।